अच्छा बेटा, तो हम इससे पहले जो पार्ट कर चुके हैं वो कन्वेक्शन का था, जो हमने देखा था। अब हम जो पार्ट करने के लिए जाएंगे, कंडक्शन का हमने इससे पहले कंप्लीट कर लिया था। कंडक्शन का हमने फॉर्मूला भी देखा था, थर्मल कंडक्ट देखा था, थर्मल कंडक्टिविटी का हमने कॉन्सेप्ट देखा था, जिसके थ्रू हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। जिस फॉर्मूले के अंदर आप ये बताते थे कि कंडक्शन जो है वो अगर किसी मटेरियल में परफॉर्म हो रही है तो उसकी कंडक्टिंग एबिलिटी की सलाहियत क्या होगी कि कितनी बेहतर तरीके से वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये एक पैराग्राफ था, गुड कंडक्टर्स आर यूज्ड व्हेन क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है। अगर किसी बॉडी में हीट का ट्रांसफर बहुत क्विकली चाहिए, कहीं पर बहुत तेजी से हीट लेके जानी हो या बहुत तेजी से हीट को निकालना हो किसी बॉडी से, तो दोनों केसेस में आपके पास क्या इस्तेमाल होते हैं? गुड कंडक्टर। दस कुकर, कुकर में जो आप खाना वाना बनाते हैं उसमें जो कुकिंग प्लेट्स यूटेंसिल्स यूज होते हैं वो सारे मेटालिक होते हैं। कोई बॉयलर है जिसमें पानी को गर्म किया जा रहा है तो उसके अंदर जल्दी हीट देनी है। या रेडिएटर, गाड़ियों के रेडिएटर्स आपने देखे होंगे, जो गाड़ियों का रेडिएटर खोला जाता है, रेडिएटर में पानी होता है, पानी सर्कुलेट करता है इंजन में। तो इंजन के अंदर जो हीट होती है उसको वहां से लेके वापस आनी होती है, फिर इंजन में लेके जाना होता है। तो जो ट्यूब्स होती हैं उस रेडिएटर की, वो सबकी सब मेटालिक या मेटल की बनाई जाती हैं ताकि वो हीट को बेहतर तरीके से कंडक्ट कर सके। उसके अलावा कंडेंसर्स जो होते हैं, यानी कि कंडेंसर्स जो होते हैं वो रेफ्रिजरेटर्स में मौजूद होते हैं। फ्रिज के अंदर जो बारीक बारीक जालियां होती हैं वो भी हीट को लेके आ रही होती हैं, हीट को लेके। मसलन रेफ्रिजरेटर में बारीक बारीक ट्यूब्स होती हैं। वो ट्यूब, जो आपका फ्रीजर होता है उसके अंदर लाइनिंग होती है बारीक बारीक। वो लाइनिंग जो होती है वो भी मेटल की बनाई जाती है ताकि उसके अंदर से जब गैस फ्लोट करे तो वो मेटल मैक्सिमम हीट को आपके खाने में से, फूड में से एब्जॉर्ब करे और खाने को क्या करे, ठंडा कर दे। तो ये तमाम चीजें मेटल से बनाई जाती हैं। आमतौर पे कॉपर इस्तेमाल किया जाता है, एल्यूमिनियम या कॉपर की बनाई जाती है, क्योंकि इन दोनों की हीट कंडक्शन बहुत ज्यादा है। सिमिलर मेटल बॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग आइस। इसके अलावा मेट जो जब आइसेस बनाई जा रही होती हैं, जब जब आप बर्फ बनाते हैं फ्रिज के अंदर या फ्रीजर के अंदर, अमूमन जब प्याले रखे जाते हैं तो आपने देखा होगा, आप लोग तो बर्फ का प्याला जो है वो प्लास्टिक का भी यूज कर लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि प्लास्टिक के अंदर बर्फ देर में जमेगी। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम का या कॉपर का कोई प्याला, एल्यूमिनियम अमूमन, कॉपर तो बहुत महंगा होता है, उसका प्याला अगर आप यूज करते हैं तो वो बहुत जल्दी, आपने देखा होगा वो बड़ी बड़ी बर्फ की जो सिलें होती हैं, जो ब्लॉक्स होते हैं बर्फ के, वो जिस कवर में प्लेस किए जाते हैं वो भी पूरे के पूरे एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, मेटालिक होते हैं बड़े बड़े। जो बड़ी बड़ी आइसक्रीम्स जहाँ पे जिन बॉक्सेस में रखी जाती हैं वो भी मेटालिक होती हैं ताकि हीट उसकी कंडक्ट रहे। इस तरीके से इंसुलेटर और बैड कंडक्टर, ये तो हम देख चुके हैं कि किस तरीके से। अब हम बात करेंगे कन्वेक्शन की। अब बताइए, कंडक्शन सॉलिड में परफॉर्म हो रही थी। अब ये कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड और गैसेस में परफॉर्म होती है, यानी कि कन्वेक्शन के लिए वर्ड यूज किया जाता है फ्लूइड्स का। अगर फ्लूइड है, ऐसी चीज जो कि क्या कर रही हो, फ्लो कर रही हो, वहां पे आपके पास क्या होता है? कन्वेक्शन होता है। आप जानते हैं कि लिक्विड और गैसेस जो होती हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पुअर कंडक्टर है ऑफ हीट। आपने इससे पहले देखा था, पानी के अंदर अगर आप हीट को ट्रेवल कराने की कोशिश करें तो पानी के अंदर हीट जो है वो ट्रेवल नहीं होगी। हाउएवर हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू, पानी के अंदर कंडक्ट नहीं हो सकती। अब बताइए, कंडक्शन का तो मतलब ये हो गया कि अभी ऊपर वाले केस में, ये वाला जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, याद करें, ये इस वाले केस में अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना,
उनको वाइब्रेट करना चाहिए, वाइब्रेट करके हीट को अपने एडजेसेंट पार्टिकल को शिफ्ट करना चाहिए, इसने शिफ्ट इधर करना चाहिए, इसने शिफ्ट इधर करना चाहिए, और ये शिफ्ट होते होते हीट बर्फ तक पहुंचनी चाहिए और इसको मेल्ट हो जाना चाहिए। लेकिन आप ये जानते हैं कि ये प्रोसेस परफॉर्म नहीं होता। वाटर के अंदर हीट कंडक्ट नहीं हो पाती। मसलन अगर इसकी जगह एक रॉड होती तो हीट इजीली कंडक्ट होके यहां तक पहुंच जाती, लेकिन वाटर में कंडक्शन का फिनोमेना परफॉर्म नहीं, ना वाटर में होता है ना गैसेस, यानी कि लिक्विड और गैसेस दोनों में ये परफॉर्म नहीं होती कंडक्शन। ठीक है, लिक्विड और गैसेस में कंडक्शन नहीं होगी। तो अब देखना यह है कि लिक्विड और गैसेस हीट अप कैसे होती है। तो जो फ्लूइड्स होते हैं वो इजीली दूसरे मेथड के थ्रू हीट को कंडक्ट करते हैं, और उस मेथड को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। अब कन्वेक्शन के अंदर देखिए कैसे ट्रांसफर होता है, कि देखिए ये मैंने शायद पहले भी बताया था आपको कि ये पानी है, पानी के अंदर ये बीकर में वाटर मौजूद है, इसके अंदर यहां पे आपके पास लेयर्स है, वाटर की कई एक लेयर्स मौजूद है। अब ये बताइए ये लेयर के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स है, ये सेकंड लेयर है, फिर इसी तरीके से ये थर्ड है, फिर ये फोर्थ लेयर है, फिर ये फिफ्थ लेयर है। जब आप इसे हीट प्रोवाइड करते हैं डेल्टा क्यू, तो ये लेयर्स जो होती हैं ये एक्सपेंड होती हैं, मैंने आपको बताया था सबसे पहले। एक्सपेंड जब हो जाएंगी तो ये एक्सपेंशन की वजह से लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है, इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो जब पहली लेयर एक्सपेंड हुई, जब आपने इसको हीट प्रोवाइड की, सपोज अभी वाटर जो था वो 20 डिग्री पर था, सेंटीग्रेड पे पूरा पानी था, तमाम लेयर्स 20 पे। जब आपने पहली लेयर को हीट अप किया तो वो 20 से हीट गेन करके किस पे आ गई, 21 पे आ गई, जबकि ऊपर वाली सारी किस पे है, 20 पे। तो अब जैसे ये 21 पे आएगी तो ये वाली एक्सपेंड होके कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी। चूंकि लाइटर है तो लाइटर लेयर जो होगी वो मूव करेगी कैसे, अप क्यों जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो डेंसर, ये तमाम 20 की है, 20 की लेयर जो होगी वो डेंसर होगी, और 21 की लेयर एक्सपेंड होने से क्या हो जाएगी, लाइटर हो जाएगी। तो लाइटर लेयर मूव्स अप, यानी कि लाइटर लेयर ऊपर चली जाएगी। तो ये वाली जो लेयर है आपके पास, जो सबसे आखिरी लेयर थी ये वाली, जिसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है, जो एक्सपेंड हो गई है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगी और करते करते कहां पहुंच जाएगी, बिल्कुल टॉप पे आ जाएगी ये लेयर। यानी कि हाँ, नीचे से आपने बीकर के अंदर तो इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो हीट पहली लेयर जो बेसमेंट की लेयर है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी और लाइटर होके मूव करती हुई ऊपर चली जाएगी। अब जब ये ऊपर चली गई तो इसका मतलब क्या है कि नीचे वाली लेयर जो है, जो बॉटम लेयर थी, वो ऊपर चली जाएगी। तो अब आप ये देख सकेंगे कि आपके पास सबसे टॉप वाली लेयर 21 पे आ जाएगी, और सबसे उसके नीचे जितनी लेयर्स हैं वो सारी की सारी किसकी होंगी, 20 की होंगी। सही, ये भी 20 की होगी। अब ये दोबारा से हीट अप होगी, और हीट अप होने के बाद ये दोबारा से एक्सपेंड होगी, और एक्सपेंड करने के बाद ये कहां मूव करेगी, ऊपर की तरफ। जब ये सेकंड लेयर ऊपर पहुंचे तो इसका मतलब, मैं बता रहा हूं ना, आप जरा थोड़ा सा खामोश रहिएगा मेरा बेटा, तो फिर समझ में आएगी। ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको समझते जाइए। असल में क्लास हो ना, तो आपका रिस्पॉन्स समझ में आता है, जो क्वेश्चन हो तो फिर रिस्पॉन्स करें। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो ये पहली दो लेयर्स हो जाएंगी, फिर तीसरी भी 21 पे आ जाएगी, चौथी भी, और फिर पांचवी भी, यानी कि सारे लेयर्स जो हैं वो लेयर बाय लेयर 21 के ऊपर क्या हो जाएंगी, हीट अप हो जाएंगी। अब जब 21 पे हीट अप हो गई, तो फिर ये सबसे बेसमेंट वाली लेयर कौन से टेम्परेचर पे आएगी, 22 पे आएगी। फिर ये एक्सपेंड होकर ऊपर उठेगी। तो पानी जो हीटअप होगा, वो हीटअप, अगर मैं इसको हीटिंग प्रोसीजर देखूं, तो वो हीटिंग प्रोसीजर आपको दिखाई दे रहा है, पहले ऊपर वाली यानी कि नीचे की लेयर हीटअप होकर ऊपर चली जाती है। तो हीटिंग ऑफ वाटर जो है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम परफॉर्म हो रहा है, ऊपर से
यानी कि नीचे की लेयर हीटअप होती है, ऊपर चली जाती है, फिर नीचे की लेयर, यानी कि आप देखें कि मॉलिक्यूल्स हीट गेन करके बॉटम टू टॉप मूव कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स जब हीट गेन करते हैं तो वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप मूव कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स अगर बॉटम से टॉप मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वाटर भी हीटअप होगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब यहां पे देखें, ये बॉटम टू टॉप जो जा रहा है, इसको हम कहते हैं कि इट इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी। ये जो मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रही है। कभी भी ग्रेविटी की डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। अब जरा खुद समझो, एक लोहे की रॉड है, उसको तुम यहां पे हीटअप करो, एनर्जी इधर ट्रेवल कर जाएगी। अगर तुम इसको इधर हीटअप करते हो, एनर्जी इधर ट्रेवल कर जाएगी। इस रॉड को अगर आप यूं रख दें क्रॉस में, अगर आप इधर हीट प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी कंडक्ट इधर हो जाएगी। ये क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रही है, एक रॉड है। अगर रॉड को मैं ऊपर से नीचे की तरफ रखता हूं और इधर हीट प्रोवाइड करता हूं, एनर्जी इधर कंडक्ट कर दे। यानी कि कंडक्शन हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर ऐसे है, ठीक है, इस शेप में कंडक्टर, और आप इधर हीट करते हैं इसको, तो इसका मतलब क्या है कि हीट जो है वो इस कंडक्टर की डायमेंशन के अलोंग ट्रेवल करेगी। हीट को ट्रेवलिंग करते हुए, जब हीट ट्रेवल कर रही होगी, तो हीट को यह देखने की जरूरत नहीं कि मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी हूं या इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी हूं। कंडक्शन के अंदर कंडक्शन परफॉर्म होती है हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर की अपनी डायरेक्शन होगी, अगर कंडक्टर ऊपर से नीचे की तरफ है तो हीट ऊपर से नीचे आ जाएगी। अगर किसी एब्रप्ट शेप में है तो हीट भी उसी शेप के अंदर ट्रेवल करेगी। यानी कि हीट जो है वो फॉलो कर रही है कंडक्टर की डायमेंशंस को, ठीक है। जबकि दूसरा प्रोसेस जिसे हम कन्वेक्शन कहते हैं, ये कन्वेक्शन, इसमें हीट कभी ऊपर से नीचे नहीं आएगी, हमेशा कहां जाएगी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। मसलन अभी इससे पहले वाले केस में जो ये वाला प्रोसेस आपको करवाया गया था, इस प्रोसेस में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था कि भाई ये तो हो गया लिक्विड, ये पानी वाटर है, ये लिक्विड है। आपने इसको हीट प्रोवाइड की, तो क्या लिक्विड, अगर ये सॉलिड होता तो नीचे आ जाती, लेकिन यहां पर क्या पार्टिकल्स, अब बताइए, ग्रेविटी की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड्स है ना, क्या पार्टिकल्स ग्रेविटी की डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं? नो। हमेशा ये हीट गेन करेंगे पार्टिकल्स यहां के, और ऊपर की तरफ उठेंगे पार्टिकल्स, एस्केप करेंगे, अब जाएंगे। तो बताइए, यहीं का यही पानी हीटअप होगा और ऊपर जाता जाएगा, नीचे की तरफ कंडक्ट नहीं होगी। तो लिक्विड के अंदर हमेशा हीट कहां, यानी कि अगर आपने किसी लिक्विड को हीटअप करना है, गर्म करना है, तो यह जरूरी है कि मैं हीट प्रोवाइड करूं इसके बॉटम से। जब मैं इसके बॉटम से हीट प्रोवाइड करूंगा तब पूरा लिक्विड गर्म होगा। लेकिन अगर एक मेटल की रॉड है, अगर आप इसको हीट अप कर रहे हैं सेंटर से, दरमियान से, तो तुम देखोगे कि इक्वली दोनों तरफ हीट क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट होगी, और ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। कंडक्शन के लिए डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन कन्वेक्शन के लिए ये आपको देखना जरूरी होता है कि हीट कहां से किया जा रहा है। आपके घर में जब भी खाना बनता होगा, पतीली के बेसमेंट से उसको हीटअप किया जाता है। जब बेसमेंट से हीटअप करते हैं तो पतीली में जो भी चीज पानी के साथ रखेंगे आप, वो वाटर के अंदर इक्वली हीट ट्रांसमिट होगी।
लेकिन अगर आप ये चाहें कि मैं सरफेस को हीट अप करता रहूं और वो हीट पानी के बॉटम तक पहुंच जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कन्वेक्शन हमेशा अगेंस्ट द ग्रेविटी परफॉर्म होता। यहां तक बात समझ में आई? अब ये इन्होंने बताया है कि ये लेयर बाय लेयर हीटअप होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा कंप्लीटली क्या होगा, जब बॉयल होना शुरू होगा तो ये 100 के ऊपर आ जाएंगी सारी लेयर्स, और फिर एक एक करके लेयर जो है वो स्केप करती चली जाएगी। अब देखिए, यही कन्वेक्शन थ्रू एयर भी है, यानी कि जो वाटर में कन्वेक्शन हो रही है वही कन्वेक्शन आपके पास गैसेस में भी एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है बिकम लाइटर, देखिए यहां पे क्या लिखा है, प्रोसेस वाई द लिक्विड करंट स्टॉप्स। अच्छा, ये जो लेयर ऊपर की तरफ मूव करती है ना, लेयर ने हीट लिया और लेके ऊपर मूव कर गई, जो लेयर ऊपर मूव कर रही होती है इससे हम कहते हैं करंट। मूवमेंट हो रही है ना, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, करंट। करंट कहते हैं किसी ऐसी चीज को जो कि क्या करती हो, जो कि मूव करती है, जिसमें मूवमेंट होती है, उसको इसको कहेंगे लेयर, या वाटर की लेयर करंट कहलाएगा, कि लेयर जो है उनमें करंट प्रोड्यूस होता है, और वो लेयर करंट, अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो वायर में मूव कर रहे हो तो फिर वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यहां पे ये लिक्विड लेयर करंट कहलाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, वाई द लिक्विड करंट, वाई द लिक्विड करंट स्टॉप ऑन मूविंग द बर्नर अंडर द बीकर when the water at the bottom of the beaker gets hot। जब पानी गर्म होना शुरू होता है, इट एक्सपैंड, तो वो क्या हो जाता है, फैल जाता है, बिकम लाइटर, और फिर वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, एंड राइजेस अप, फिर ऊपर उठता है। वाइल द कोल्ड, जबकि कोल्ड करंट जो होता है, कोल्ड लेयर जो होती है क्या हो जाती है, डेंसर हो जाती है, मूव्स डाउन, वो नीचे की तरफ आ जाती है, टू टेक इट्स प्लेस, उसकी जगह ले लेती है नीचे आके, और इस तरीके से पूरा लिक्विड जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ गर्म होना शुरू होता है। अब यही चीज हम देख रहे हैं एयर करंट में। एयर करंट के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जरा थोड़ा सा अगर आप इसको समझें, कि अगर आप यहां पर बाहर खड़े हैं तो आपके ऊपर जो भी एयर है, हवा है, वो लेयर्स की फॉर्म में। ठीक है, आप एक रूम में, कमरे में, ठीक है ना, ये रूम है आपका, इसके अंदर लेयर्स की फॉर्म में एयर है। आपने यहां पे इस पोजीशन के ऊपर, अभी रूम का टेम्परेचर जो है वो सपोज हुआ है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठंड ठंड पड़ रही है। यहां पे आपने एक हीटर लगा दिया और हीटर को आपने ऑन कर दिया। जब हीटर ऑन करेंगे जमीन पर रख के, तो हीट से क्या निकलेगी, एनर्जी, हीट एनर्जी निकलेगी। वो आपकी सबसे बॉटम, यानी कि सबसे नीचे वाली लेयर को क्या कर देगी, हीट अप कर देगी। जैसे ही आपके पास रूम की बॉटम लेयर हीट अप होगी तो इट स्टार्ट्स मूव अप। अब जब जैसे ही ये लेयर ऊपर जाके यहां पे गैदर होगी, तो ऊपर की जो, अब ये सपोज हीट अप होके 10 डिग्री पे आ गई है, तो ये ऊपर वाली लेयर 10 डिग्री पे चली जाएगी, और बॉटम के ऊपर दोबारा से कौन सी लेयर आ जाएगी, 5 डिग्री वाली आ जाएगी। तो लेयर हीट अप होती जाएगी, एक्सपेंड होती रहेगी, और ऊपर की तरफ क्या करती रहेगी, मूव होती रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि कमरा जो है वो लेयर बाय लेयर हीट अप होगा। यानी कि अगर आपने हीटर ऑन कर दिया है, तो वो लोग जो कि जमीन पे बैठे होंगे वो पहले गर्मी को फील करेंगे, उससे ऊपर वाले उससे थोड़ा आहिस्ता ही फील करेंगे, और अगर बिल्कुल टॉप पे चले जाएं तो आपको हीट जो है वो सबसे कम फील होगी। ठीक है ना, यानी कि सबसे सबसे टॉप का कमरा जो होगा वो इतना हिस्सा आपके पास ठंडा रहेगा फिर भी, अगर ये कंडक्शन परफॉर्म हो रही। तो ये लेयर बाय लेयर यानी कि वही कन्वेक्शन जो लिक्विड में होती है, लिक्विड जैसे लिक्विड के अंदर आपके पास वाटर की लेयर्स थी, ऐसे ही गैसेस में भी आपके पास गैस की क्या होती है, लेयर्स मौजूद। तो देखिए गैस ऑल्सो एक्सपेंड क्या रहा है, गैस भी एक्सपेंड करेगी हीटिंग पे। दस द कन्वेक्शन करंट आर इजिली सेट अप। करंट कहते हैं मूवमेंट को, ऊपर नीचे घूमने को कहते हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ एयर। अब यही होगा कि जब नीचे की लेयर एक्सपेंड हो गई तो ये लेयर
मूव करेगी, करंट इसमें परफॉर्म होगा। और ये जो लेयर मूव कर रही है ये किसकी वजह से मूव कर रही है? ड्यू टू डिफरेंस इन द डेंसिटी। तो ये याद रखिएगा कि कन्वेक्शन का जो रीजन है, जो ये परफॉर्म होता है, वो डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज की वजह से परफॉर्म होता है। डिफरेंस ऑफ यानी कि एक लेयर की डेंसिटी बाकी के मुकाबले में कम हो जाती है और बाकी की ज्यादा होती है, तो लाइटर डेंसिटी वाली लेयर ऊपर उठ जाती है और लो डेंसिटी की लेयर्स जो होती हैं वो उसकी जगह को प्लेस कर लेती है। ठीक है, अब यहां पे देखिए इन्होंने एक बॉक्स लिया, यहां पे आपको एयर करंट या कन्वेक्शन ज्यादा बेहतर समझ, एक डब्बा लिया इन्होंने, डब्बे के ऊपर दो चिमनीज बनाई है, यानी कि यहाँ पे ओपन छोड़ के इन्होंने यहाँ पे कार्डबोर्ड फंसा दिया है। अब देखिए बॉक्स के अंदर यानी कि डब्बे के ऊपर के हिस्से में दो होल्स है। अब आपने क्या किया, और यहाँ पे चिमनी बना दी आपने ए और बी। अब आपने जो ए चिमनी थी इसके नीचे यहां पे एक कैंडल को आपने क्या कर दिया, फायर कर दिया, इसको ऑन कर दिया, इग्नाइट कर दिया। जब मोमबत्ती यहां पे जलने लगेगी और ये पूरे बॉक्स को आपने चारों तरफ से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब आपको यहां पे बताया जा रहा है कि एयर की मूवमेंट परफॉर्म होने लगेगी, कि एयर का करंट परफॉर्म होगा। अब देखिए करंट कैसे लगेगा। आपने यहां पे कोई स्मोक जो था उसको रखा, ठीक है, यहां पे कोई धुआं जो था किसी चीज का आपने बनाया और यहां पे स्मोक आपने क्रिएट किया इस हिस्से में। अब देखिए होगा ये कि ये जो मोमबत्ती यहां पे जल रही है, इस मोमबत्ती के ऊपर के जो पार्टिकल होंगे ये क्या हो जाएंगे? अब जरा समझिएगा, इस पूरे बॉक्स में जो पार्टिकल मोमबत्ती के क्लोज होंगे, उन पार्टिकल्स के रीजन या उन पार्टिकल्स की लेयर जो होगी वो लाइटर हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, लेस डेंसर हो जाएगी। लेस डेंसर होके ये ऊपर की तरफ उठेगी, और ऊपर की तरफ जब लाइटर होके उठेगी तो इस चिमनी से ये क्या होने लगेगी, ये हॉट एयर है, ये चिमनी से क्या होने लगेगी, बाहर निकलने लगेगी। जब हॉट एयर चिमनी से बाहर निकलेगी तो बताइए जब ये लाइट पार्टिकल यहां से मूव करके अब चले गए तो इस जगह के ऊपर आपके पास क्या चीज क्रिएट हो गया? जब यहां से पार्टिकल्स ऊपर चले गए तो यहां पे क्या क्रिएट होगा? वक्ती तौर पे वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होने का मतलब क्या है कि यहां पे जो आपके पास प्रेशर है वो मोमबत्ती के बिल्कुल ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यहां से तो एयर बाहर जा रही है, तो अब बताइए कि इस पूरे बॉक्स के अंदर हाई प्रेशर जो आपको यहां पे लो हो गया ना, तो इस पूरे बॉक्स के अंदर इस लो प्रेशर को फिलअप करने के लिए जो बाहर की एयर होगी, बाहर जो हवा होगी वो हाई प्रेशर पे, वो एकदम से बाहर की हवा जो होगी वो इस लो प्रेशर को फिलअप करने के लिए इस चिमनी से एंटर होगी। चिमनी से एंटर जब होगी तो वो बाहर की एयर इस स्मोक को भी क्या करेगी, अंदर ले आएगी। तो आप देखेंगे कि ये जो स्मोक बाहर था ये एकदम से सक होने लगेगा, अंदर आने लगेगा, किससे, चिमनी बी से अंदर आने लगेगा, और अंदर आके इस रीजन पे क्या होने लगेगा, गैदर होने लगेगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हवा जो है वो इस चिमनी से खींच के अंदर की तरफ आ रही है, और वो इस हिस्से को फिलअप करेगा। लेकिन जैसे ये हिस्सा फिलअप होगा ये हीटअप होके एक्सपेंड होके लाइटर होके ऊपर उठेगा, तो यहां पे दोबारा से लो प्रेशर बिल्डअप होगा। तो आप देखते जाएंगे कि वो जो स्मोक था जो कि बी वाले रीजन में था वो इस बॉक्स के अंदर जाएगा और दूसरे हिस्से से बॉक्स से क्या करने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे एक फ्लो डेवलप हो गया। क्या चीज डेवलप हो गया है? एयर का फ्लो या एयर का करंट डेवलप हो गया। तो ये एयर का करंट जो है ये भी किसकी वजह से परफॉर्म होगा, कन्वेक्शन की वजह से परफॉर्म होगा। आपकी बात समझ में आई? तो ये आपके पास एक ऐसी एग्जांपल है जिससे एयर कन्वेक्शन को शो किया गया या रिप्रेजेंट किया गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपको सी एंड लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट दिया गया। मैं इसी पे समझा देता हूं आपको, आप जरा इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मैंने पहले एक क्लास में भी समझाया था, लेकिन अब आप इन फॉर्म ऑफ लेयर्स आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये कोस्टल एरिया है जिसमें ये बच्चा पतंग उड़ा रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर पतंग ऐसे उड़ रही है तो हवा यूं चल रही है। अब देखिए हवा ये क्यों चल रही है ऐसे,
ये कहला रही है सी ब्रीज। बताइए भाई सी ब्रीज कैसे चलती है? ये सन है। हाँ बेटे, कहिए, जल्दी बोल दो। है, बोलो बेटा, कहिए बेटा। मैं नहीं समझ पा रहा क्या कह रहे हैं। अच्छा चले, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको जरा समझिए। हीट जो है वो सबसे पहले क्या होगा, सूरज जो है ये स, समुद्र के पानी को भी हीट अप कर रहा है, और यही सूरज जो है वो इस ग्राउंड को भी हीट प्रोवाइड कर। जब वो ग्राउंड को हीट प्रोवाइड करेगा, तो ये ग्राउंड आप जानते हैं यहां पे क्या होती है, सैंड होती है। सैंड की स्पेसिफिक हीट जो होती है वो बहुत कम होती है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है सैंड की? बहुत कम होती है, लेस होती है। तो इसका मतलब क्या है कि समंदर के मुकाबले में ये जो मिट्टी है ये पहले क्या होना शुरू हो जाएगी, गर्म होना शुरू हो जाएगी, ये हीट अप हो जाएगी। आप देखेंगे कि ग्राउंड की जो सरफेस है वो हीट अप हो जाएगी। जब ग्राउंड की सरफेस हीट अप हुई, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां के जो एटमॉस्फेयर होगा या मॉलिक्यूल्स होंगे वो लाइटर हो जाएंगे, और लाइटर होके कहां उठने लगेंगे, ऊपर की तरफ उठने लगेंगे। ये मॉलिक्यूल्स कहां उठने लगेंगे, ऊपर की तरफ। जब मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उठेंगे, पूरी की पूरी इतनी बड़ी लेयर ऊपर से उठ जाएगी यहां से, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस लेयर के इस रीजन में क्या चीज क्रिएट होगा, यहां पे क्रिएट हो जाएगा क्या चीज, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। यानी कि इस बच्चे के सामने वाले हिस्से में क्या चीज क्रिएट हो रहा होगा, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या हो गया कि यहां पे प्रेशर बिल्डअप हुआ लो, यानी कि लो प्रेशर बिल्डअप हो जाए। तो इसके पीछे यहां पे जो सी है, यहां की एयर क्या है, कोल्ड है, ठंडी है हवा। तो कोल्ड जो है वो तो डेंसर है, भारी है, तो ये तो ऊपर नहीं उठ रही ना, ये तो यहां पे कोल्ड एयर तो यहां पे पहले से मौजूद है। तो जो कोल्ड एयर होगी इसका प्रेशर यहां पे क्या होगी, ये हाई प्रेशर पे होगी कोल्ड एयर। तो कोल्ड एयर इस हाई प्रेशर को फिलअप करने के लिए रश करेगी टूवर्ड्स वैक्यूम। ठीक है, जब ये वैक्यूम की तरफ से रश करेगी तो इसका मतलब क्या है कि इस बच्चे को महसूस होगा कि इसके बैक से हवा चलना शुरू हो गई है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम सी टू लैंड। तो जब पीछे से हवा चलना शुरू होगी तो इसका मतलब क्या है कि आसानी से अपनी पतंग को उड़ा पाएगा, और उसकी डायरेक्शन अगेंस्ट द सी होगी, टुवर्ड्स लैंड होगी। तो इस ब्रीज को जो कि सी से लैंड की तरफ चल रही होती है, चूंकि ये सी की तरफ से आ रही है, लिहाजा मैं इसे कौन सी ब्रीज कहता हूं, सी ब्रीज कहता हूं। समझ में आई बात? और ये किसके, एयर कन्वेक्शन की वजह से हुआ कि लैंड हीट अप हुई, वैक्यूम क्रिएट हुआ और हवा ऊपर चली गई। अब देखें दूसरी तरफ क्या होता है कि यही बच्चा जब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, और रात को जब ये पतंग उड़ाता है, तो अब रात के वक्त पतंग जो है वो टुवर्ड सी इसको उड़ती हुई महसूस होती है। अब ऐसा क्यों होता है भाई? जब रात या शाम हो जाती है, तो शाम होने के बाद आप ये जानते हैं कि पूरे दिन समंदर जो है वो क्या कर रहा होता है, हीट गेन कर रहा था, किससे, पूरे दिन ये हीट गेन करता रहा, किससे, सन से। जब सन से हीट गेन करने के बाद अब ये एम्पल अमाउंट ऑफ हीट इसने गेन कर ली, कि हीट गेन कर लेने के बाद रात में जाके या शाम में जाके जो समंदर था वो हीट अप हो चुका है, यानी कि अब समंदर जो है ये हीट अप है। लेकिन अब आप ये देखिए कि जब सूरज चला जाएगा, जब ठंड हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि ये जो लैंड है इसकी स्पेसिफिक हीट आपको बताया गया वैसे ही बहुत कम है। इसकी स्पेसिफिक हीट जो है, स्पेसिफिक हीट जो है वो बहुत लो होने की वजह से ये लैंड जो है ये बहुत थोड़ी सी हीट को इवॉल्व करेगी और अपने टेम्परेचर को क्या कर लेगी, रिड्यूस कर लेगी। रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि लैंड जो है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। आप देखेंगे कि पूरी जमीन ठंडी होगी, जबकि पानी जो होगा वो इसके मुकाबले में गर्म होगा, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट जो होती है वो क्या होती है, वो हाई होती है, ज्यादा होती है। तो पानी जो है वो देर में ठंडा होगा, जबकि लैंड जो है वो जल्दी, जबकि सुबह के वक्त पानी जो था वो ठंडा था, लेकिन लैंड जो था वो जल्दी गर्म हो गई थी स्पेसिफिक हीट के डिफरेंस की वजह से। अब यहां पे बताइए कि वाटर अगर हीट अप है, तो ये वाटर के ऊपर की जो लेयर होगी, पानी के ऊपर की लेयर,
जब पानी गर्म होगा यहाँ के मुकाबले में, तो ये वाली लेयर जो होगी वो हीट अप होके ऊपर उठ जाएगी। जब ऊपर उठेगी तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, अब वैक्यूम क्रिएट होगा कहां पर, ओवर द सी लेवल। ये जो वैक्यूम होगा उसको रश करने के लिए हवा जो होगी वो लैंड से मूव करना शुरू करेगी, ट्रैवल करेगी टुवर्ड्स सी। तो जब लैंड से सी की तरफ जा रही होगी तो ठंडी हवा जो है वो आपको आपके बैक से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती हुई महसूस होगी। अब ये पूरा साइकिल कंप्लीट करेगी कि ये हवा इस तरफ जाएगी, यहां से हीट अप होकर ऊपर उठेगी, फिर वापस आके नीचे बैठेगी इधर, और ये पूरा करंट जो है वो परफॉर्म होगा। तो अब जो पतंग उड़ रही होगी वो समंदर की तरफ उड़ेगी। तो इन द नाइट लैंड ब्रीज इज गोइंग टू बी ब्लो ओवर देयर। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस जो है वो एयर करंट की वजह से परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब जरा देखिए बेटा, एक प्रोसीजर, एक प्रोसेस देखिए, चले इसको बस यही तक रखते हैं, वरना ये मैं ग्लाइडिंग भी आपको बता देता कि ग्लाइडिंग जो है वो भी इसी के थ्रू ही परफॉर्म हो रही होती है कि एयर करंट्स होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जमीन जब गर्म होती है तो एयर जो होती है वो हीट अप होकर ऊपर उठने लगती है। जब हवा ऊपर की तरफ उठती है तो आपने परिंदों को, चीलों को देखा होगा कि परिंदे जो होते हैं वो अपने पर ज्यादा देर तक नहीं फड़फड़ाते, बल्कि ऊपर परिंदे जब पहुंच चुके होते हैं तो अपने परों को खोल लेते हैं और इस एयर के ऊपर ग्लाइड करते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो ग्लाइड करते हुए नीचे नहीं आते, बल्कि वो ग्लाइड करते हुए ऊपर उठते चले जाते हैं। तो ऊपर क्यों उठ रहे होते हैं, क्योंकि नीचे की हॉट एयर जो होती है वो क्या होती है, हवा की वजह से जब ऊपर की तरफ उठती है तो स्पाइरल अपवर्ड्स फॉर्म होता है। तो ये क्या करते जाते हैं, जो बड़े परिंदे होते हैं वो ऊपर की तरफ, यही ग्लाइडिंग जो है, ये जो पैराग्लाइडर्स होते हैं ये भी परफॉर्म। आपने कभी किसी पैराग्लाइडर को आपने ग्लाइड करते हुए सर्दियों के विंटर सीजन में बहुत कम देखा होगा, विंटर में नहीं करते ये हमेशा समर सीजन में परफॉर्म करते हैं। और समर में करने का मतलब क्या होता है कि समर के अंदर एयर करंट जो होता है, इसको हम एयर करंट कहेंगे, तो एयर करंट समर सीजन में बहुत ज्यादा परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, अब आपके पास फिर ये लास्ट रह जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, रेडिएशन कहेंगे। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यहीं तक रखते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो कीजिए वरना क्लास लीव कर दे। हाँ बेटा, कोई सवाल हो तो कर लीजिए वरना क्लास लीव कर दे।